वेलकम टू दिस सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया एलएलएम 2026 का क्वेश्चन पेपर एंड उसकी आंसर की। सी, ये एग्जाम हुआ था 29 अप्रैल को। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग वेरी स्पेसिफिकली। काफी इमोशंस हाई है इस एग्जाम को लेकर के। कुछ कुछ लोग का मानना है कि काफी क्वेश्चंस टफ आए थे, कुछ लोग का मानना है कि ओके ओके था। एक्चुअली हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी मेमोरी चेक कर रहे होते हैं। लाइक आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 कंसेप्चुअल मिलेंगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए थे वो मिलेंगे। क्वेश्चन वेरी करते हैं और अगर टफ होता है एग्जाम तो सभी के लिए टफ होता है, इजी होता है सभी के लिए इजी होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंपटीशन। आप आपस में कम्पीट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको 100% मार्क्स लाने थे। इट्स अबाउट कि अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, पेपर ईजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। सो अगर ऐसा भी व्यू है कि हाँ पेपर टफ था तो ये आपको लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कट ऑफ ऑब्वियसली अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ नीचे जाएगी। बिकॉज जो लोग इस एग्जाम में बैठ रहे हैं वो आप ही के लेवल के लोग हैं, आप ही के BLLB लेवल के लोग वहाँ पर एग्जाम में कम्पीट कर रहे हैं। सो आपको इस चीज़ से बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि पेपर टफ था और आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, या फिर पेपर ईजी था और आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है। तो उस चीज़ पर भी आपको बेसिकली खुश नहीं होना है ऐसे, बिकॉज पेपर हमेशा जो पेपर का लेवल है वो वेरी करेगा अपॉन द एग्जामिनर कि वो कैसा बना रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं। ठीक है। फर्दर हर पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत रेयरली ही सही कर पाते हैं एक सर्टेन लेवल के बच्चे। वो उनके लेवल के सवाल नहीं होते हैं, उनके थोड़ा अबव उनसे हो जाते हैं उनके लेवल से। तो उस पर भी आपको मलाल नहीं करना है। वो क्वेश्चन ना लगाना इज ज्यादा समझदारी का काम। जो कुछ 1 2 4 5 सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपकी मेमोरी चेक कर रहे हैं, उनको ना लगाना इज बेटर ऑप्शन, और उन क्वेश्चन से आपको पैनिक नहीं होना है। So let's start with the discussion of JMI LLM paper of 2026। ठीक है। स्टार्ट पहले हम करेंगे जीके वाला पोर्शन कवर एंड देन वी विल मूव टू द लॉ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन जीके इज, इट इज काइंड ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसका सबसे इमीडिएट रीजन क्या था। रीजन बहुत टाइम से बॉइल डाउन हो रहे थे, बट इमीडिएट रीजन क्या था, किस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इमीडिएटली स्टार्ट हुई। या ऑब्वियसली द आंसर इज डी, विच इज असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड। व्हाई? बिकॉज इनका असैसिनेशन हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उन्होंने बेसिकली दे स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट सर्बिया। सो दैट वाज द टिपिंग पॉइंट ऑफ द वॉर जहां से बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। सो फर्स्ट का आंसर इज डी। D is the correct answer, assassination of Archduke Franz Ferdinand. Next question is, ये लोग पूछ रहे हैं कि जो यूरल माउंटेन्स हैं वो किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच नेचुरल बाउंड्री है। यूरल माउंटेन्स किस कॉन्टिनेंट के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री काम करता है। बेसिकली इट इज अ माउंटेन रेंज विच सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। इसका बेस्ट तरीका याद रखने का यह है कि दिस इज द माउंटेन रेंज जो रशिया को एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया में डिवाइड करती है। लाइक जो यूरल माउंटेन के इधर रशिया है वो एशियन रशिया है, और जो इधर है वो यूरोपियन। सो इट इज अ वेरी नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सो आंसर इज सी, यूरोप एंड एशिया। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ये पूछ रहे किस लैंडमार्क जजमेंट में नानी पालकीवाला ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ऑब्वियस आंसर आपके ज्यादातर लोगों ने सही लगाया होगा। यस, इट इज केशवानंदा भारती केस, द बेसिक फीचर केस, द बेसिक प्रिंसिपल केस। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेएमआई के आप जितने पेपर देंगे उसमें एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जामिया की हिस्ट्री या जामिया की जो करंट सिचुएशन है उससे पूछा ही जाएगा। सो इट वाज वन ऑफ देम। क्या पूछ रहे हैं कि 2025 में इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी, नॉट इन लॉ कैटेगरी, लॉ स्कूल कैटेगरी में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जामिया की पोजीशन कितनी थी इन NIRF रैंकिंग। सो कितनी थी? जामिया वाज एट 4th प्लेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 4th प्लेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा स्टेट, विच स्टेट leads in the diseased organ donation as of March 2026।
यानी कि इनमें से किस स्टेट के लोगों ने सबसे ज्यादा डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन किया है, ठीक है। सो आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि किस स्टेट में ज्यादा डिजीज ऑर्गन डोनेशन हुआ है, तो आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया completed his law degree from which of the following universities? So क्या आंसर है, बताइए। Who is CJI right now? Justice Suryakant. He completed a BLLB, basically not BLLB, law degree from MDU Rohtak, Maharishi Dayanand University of Rohtak, ठीक है। Even the current dean of JMI did his bachelor's and master's from MDU Rohtak, ठीक है। So it was kind of JMI question, right? So next we move to the answer is MDU Rohtak। जो जस्टिस सूर्यकांत थे उन्होंने कहां से अपना लॉ किया था, MDU रोहतक से, ठीक है। नेक्स्ट इज ही इज टॉकिंग अबाउट नेशनल क्वांटम मिशन, उसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है एज ऑफ नाउ, सो इट वाज आंसर वाज वेरी क्लियर कट 1000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following judge was not part of the minority status of Aligarh Muslim University judgment? देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये हुआ है, कुछ बच्चों को लगा है कि ये पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी जजमेंट इनमें से किसने दिया था, सॉरी किसने नहीं दिया था माइनॉरिटी जजमेंट, बट क्वेश्चन ये था ही नहीं, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन उस जजमेंट का पार्ट ही नहीं था, जो 7 जजमेंट्स थी उनमें से कौन नहीं था। एक्चुअली आंसर बहुत ट्रिकी है क्योंकि जो ये 3 तो शॉर्ट थे ही, इवन जस्टिस BR गवाई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बेंच, तो ये सारे ही पार्ट ऑफ द बेंच थे। सो इफ एट ऑल अगर लगाना भी तो BR गवाई लगा सकते हैं ड्यू टू माइनॉरिटी जजमेंट, बट ये 3 तो थे ही, सो ये काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इट मे गेट डिलीटेड, ठीक है। बट इन एनी केस ये 3 तो थे ही हमेशा से वहां पर, BR गवाई इनिशियली अपॉइंट हुए थे, बट लास्ट में इनका ऐसा रोल नहीं रहा था, सो वी मे गो विद दिस ऑप्शन। सो नाउ रिसेंट करंट अफेयर्स के बेस पे क्वेश्चन आया कि जो 106th अमेंडमेंट था वो कितनी जो 1/3 सीट्स वुमेन के लिए बता रहे हैं, जो नारी शक्ति वंदे अधिनियम के नाम से आया था, उसमें जो 1/3 सीट्स हैं वो किस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थी, लोकसभा के लिए थी या सबके लिए थी? ऑप्शन बी, लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चेतक जो BRO होता है जो बॉर्डर पे रोड बनाता है, प्रोजेक्ट चेतक बेसिकली किस जगह पर, इंडिया में किस जगह पर चल रहा था, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है उसमें थोड़ा लॉजिक आप लगाएंगे हल्का सा, शायद आप कर पाओ, कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, लॉजिक लगाइए चेतक से, चेतक नाम क्यों रखा है, चेतक किसका नाम था हिस्टोरिकली, हॉर्स किसका, तो महाराणा प्रताप यूजुअली कहाँ के थे, वेस्टर्न बॉर्डर, लाइक वेस्ट राजस्थान ना महाराणा प्रताप, तो वेस्टर्न बॉर्डर जो ये बीकानेर वाला एरिया है उधर, सो इस तरह से आप लगा सकते हो, क्योंकि चेतक नाम रखा है, चेतक यूजुअली उसी राजपूताना जो रीजन था वेस्टर्न बॉर्डर का था, लद्दाख में चेतक होने का कोई मतलब नहीं बनता, लाइक सो वी कैन गो विद वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। ये भी एक तरह से अब जामिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जो राजीव मनी है, ही इज बेसिकली करंटली अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, और काफी जेन्युइन इंसान है। सवाल पूछा था इन्होंने अपनी PhD कहाँ से की है, सो आंसर वाज ऑब्वियस, फ्रॉम जामिया इस्लामिया, इन्होंने 2010 में अपनी PhD की थी, एंड ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ही ऑफन अपीयर्स इन JMI के जो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आते हैं। फर्दर आपने BN मनी का नाम सुना, BN मनी त्रिपाठी, नहीं जी, उनकी वो फेमस है अपनी जुरिस्प्रूडेंस की सबसे जो अच्छी बुक आती है ना, वो BN मनी त्रिपाठी की आती है। सो जो राजीव मनी इज सन ऑफ BN मनी त्रिपाठी, ओके। सो ये उनके बेटे हैं एंड ही इज करंटली सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल जस्टिस, ठीक है। सो इनका आंसर इज JMI से इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी। नेक्स्ट इज नाउ फ्रॉम BN मनी वी आर रीचिंग टू BR अम्बेडकर। अब BR अम्बेडकर ने कहाँ से PhD कंप्लीट की थी अपनी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, राइट, ठीक है। सो इनका आंसर है कोलंबिया। इन्होंने लॉ में की थी, इकोनॉमिक्स में की थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनमें से, इंटरपोल फ्रांस, एंड सिटी का नाम क्या है, लॉर्ड नहीं लियोन, ठीक है। सो फ्रांस इज आंसर। नेक्स्ट इज CBAM,
बेसिकली इट्स अ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये किस एंटिटी से एसोसिएटेड है? देखिए एग्जैक्टली आप इस चीज को ना बहुत बार अगर आपको, हाँ करंट में चल रहा है, और अगर ऐसे क्वेश्चंस में ना आप एलिमिनेट कर कीजिए चीजों को, ठीक है। अब जहाँ पर एंटिटी वर्ड यूज हो गया तो आपको एक देखना था कि अगर एंटिटी बीच में दे रहे हैं तो कंट्री तो नहीं होंगे एक तरह से, लाइक एंटिटी बचती हैं दो, डब्ल्यूटीओ और ईयू। डब्ल्यूटीओ का ऐसा कोई कार्बन एमिशन से कोई लेना देना नहीं है, उनका पैसा से लेना देना, ट्रेड से। सो हम इसको ईयू लगा सकते थे, बट अगर आता था तो अच्छी बात है, नहीं आता था तो वी कुड हैव गॉन दैट वे। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? नो, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने बुक नॉवेल लिखी है। और इनकी एक और फेमस बुक का नाम बताइए, और कोई फेमस बुक अरुंधति रॉय की? एग्जैक्टली। और सेकंड इज द मिनिस्ट्री ऑफ, लाइक इनके नॉवेल में ये दोनों चीजें यूजुअली दिख जाती हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ लाइक द एंड ऑफ, ठीक है। यू कैन ऐसे रिलेट कर सकते हो इन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट इज विंसेंट ने कौन सी वो बता, इनमें से कौन सी पेंटिंग विंसेंट से रिलेटेड है? विंसेंट विच वन? मोनालिसा तो डाविंची की थी। स्टारी नाइट्स करेक्ट आंसर है, मोनालिसा डाविंची। स्टारी नाइट्स विंसेंट की पेंटिंग थी। इसमें थोड़ी ब्लू कलर की एक पेंटिंग है, उसमें स्टार, जी जी जी। नेक्स्ट, कोंगो में ऐसा कौन सा मिनरल मिल रहा है जो कि बैटरीज में यूज हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, देखिए कुछ चीज तो इसमें खैर एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लिथियम और निकल कोबाल्ट तीनों यूज होता है, बट इसका आंसर इज कोबाल्ट। कोबाल्ट का सबसे ज्यादा रिजर्व कोंगो में मिला है, और इवन लाइक 70% जो कोबाल्ट है वो कोंगो से आ रहा है, ठीक है। और रिसेंटली न्यूज में भी था वो, ड्यू टू वहां पर कुछ एक टेक ओवर हो रहा था, तो इसलिए शायद सवाल पूछा है इन्होंने कि कोबाल्ट कहाँ से बेसिकली ज्यादा मिल रहा है, सॉरी कोंगो से क्या ज्यादा मिल रहा है? कोबाल्ट। हु इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल? देखिए आपके एग्जाम के लिए भी आप एक चीज याद रखिए, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, बहुत बार डायरेक्ट नहीं होते, लेकिन आप जैसे नोटिस किया हमने, अभी सबसे ज्यादा बड़ा इशू क्या चल रहा है वर्ल्ड में? ईरान यूएस वॉर, ठीक है। तो और आपसे डायरेक्ट वो नहीं पूछ रहा है कि ईरान यूएस वॉर के बारे में, लेकिन अभी इस पेपर में नोटिस किया एटलीस्ट 4-5 वैसे सवाल आ गए, वैसे आई मीन कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 का पूछ लिया सवाल, वर्ल्ड वॉर 2 का पूछ लिया, क्योंकि लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि दिस में टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3, तो दो वो पूछ लिए। फिर अभी ये ऑयल एक्सपोर्टर का सवाल पूछ लिया, तो वो भले ही उससे डायरेक्ट सवाल ना पूछे, बट उसके आसपास वाली गल्फ कंट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, और उस तरह से चीजें देख लीजिएगा एक बार। पूछ लिया हु इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल? एग्जैक्टली अगर यहाँ पर एक्सपोर्टर की जगह आंसर प्रोड्यूसर होता, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन, तो फिर सऊदी अरेबिया आंसर नहीं होता, फिर आंसर क्या हो जाता? यूएसए। यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट वो एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता। एक्सपोर्ट कौन ज्यादा कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया, ठीक है। कुछ लोग बच्चे इन दोनों में से एक लगा के आए होंगे, लगा यूएस ईरान वॉर के बारे में पूछ रहा है, तो फंसना नहीं है, ये जो लार्जेस्ट बिगेस्ट ये वाले आपको अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखिए ये भी वही सवाल है, इनमें से कौन कंट्री न्यूट्रल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 में? देखिए सोवियत यूनियन ऑब्वियसली नहीं थी, ठीक है, इटली नहीं थी, और फ्रांस तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, स्पेन बचा। अब ये क्वेश्चन इसलिए आ जाता है क्योंकि इनिशियली जब भी ये ईरान वॉर स्टार्ट हुई थी, तो यूएस ने स्पेन के पोर्ट्स यूज करने के लिए बोला था, एयर बेस यूज करने बोलता है, स्पेन ने तब भी मना कर दिया था कि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में मेंटेन की थी इन्होंने, और अभी भी, तो ये भी इसी रिलेट कर दिया सवाल इन्होंने ईरान वॉर से, ठीक है। ये भी सवाल आप बहुत इजीली कर सकते थे कि ग्रीन हाइड्रोजन में इसे बेसिकली क्यों इसको, नो इट इज रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, उसमें हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, तो इट इज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? जी, इट्स नाइस, एनुअली होता है, 1901 में स्टार्ट हुआ था। 6 कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है इसकी? साइंस कोई कैटेगरी नहीं है, एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, एंड लास्ट इज, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, पीस, जिसके पीछे ट्रम्प भाग रहे हैं। तो एटलीस्ट 4-5 सवाल आपको दिख गए यूएस ईरान वार वाले, ठीक है।
तो और फर्दर इट इज नॉट जस्ट अवार्डेड टू इंडिविजुअल्स, ये ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, यूएन को मिला हुआ है, राइट, यूनिसेफ को मिला हुआ है, ठीक है, रेड क्रॉस को मिला हुआ है। सो थर्ड इज गलत ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद डेविस कप। अभी एग्जैक्टली लास्ट मंथ डेविस कप का मैच इंडिया जीता था, आई गेस। नहीं, यूरोपियन कंट्री को इसको हमने हराया था, आई गेस नीदरलैंड को हराया था। वी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो ये टेनिस का कप है, डेविस कप, ठीक है। हाँ, ये काफी ज्यादा फेमस, लोग इसको ना फुटबॉल से कंफ्यूज करते हैं, ड्यूरेंट कप से। उनको लगता है कि ड्यूरेंट कप और डेविस कप आपस में मैच हो रहे हैं, एक फुटबॉल का एक टेनिस का। नहीं, अभी एक महीना पहले, 2 महीने पहले शायद फैब में हुआ था डेविस कप मैच। और एक बार चेक कीजिए किसको हराया इंडिया ने। 3-2 से हराया था। एक्चुअली डेविस कप में 5 गेम होते हैं, 2 सिंगल्स के होते हैं, मतलब इनमें 3 सिंगल्स 2 डबल। मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बहुत रिसेंटली शायद फैब का है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर? एग्जैक्टली, बहुत लोगों ने मरकरी लगाया होगा, मरकरी इज आंसर, बट मरकरी इज मेटल। जो नॉन वर्ड आ गया है ना इसमें, बेसिकली सब आंसर इज ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर हीलियम गैस है, हीलियम इज अ गैस, तो रूम टेम्परेचर पे वो गैस ही रहेगी, हीलियम, ठीक है। सो ब्रोमीन इज व्हाट, ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड रहता है। इवन क्लोरीन भी गैस रहती है, क्लोरीन। नहीं, रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड ही रहेगा, मतलब अगर उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो इट विल टर्न टू गैस, ठीक है। बहुत लोगों ने मरकरी लगाया होगा इसका नॉन मेटल की वजह से, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम बीएलएलबी कोर्स किस इंस्टीट्यूट ने, किस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट? एनएलएसआई बैंगलोर, ठीक है जी। सो दिस इज ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? या वियना, ऑस्ट्रिया। ओपीईसी है क्या? एग्जैक्टली, या प्लस, ठीक है। सो आंसर इज ऑस्ट्रिया, वियना। सो दिस वाज जीके पोर्शन जी। अच्छा, ओपीसी है, हाँ। अभी बहुत टर्बुलेंस आएगा इसमें। उनका मानना है कि ओपीसी के लोग कलेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं इस हॉर्मोन्स वाले इशू में, ठीक है। लो वाला भी करेंगे, लो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। सो विच कोवेनेंट डील्स विद सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स? अगर नहीं भी आता है ना, ठीक है, सिविल पी सी पी आर, कहाँ पर सीपीआर है? बी में। अगर एक बार के लिए पता है, क्वेश्चन से डरना नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो आपके लेवल के पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है ट्राई टू एलिमिनेट। सीआरसी चिल्ड्रन के ऊपर है, सेड ऑफ वेमन की है, आईसीएसआर इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करती है, ये तो एलिमिनेशन हो गया। बट अगर वो भी नहीं आ रहा है, किस चीज की बात हो रही है? सिविल एंड पॉलिटिकल एक्ट, सिविल एंड पॉलिटिकल एक्ट। सो इट इज आईसीसीपीआर 1966, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से एमी जजमेंट आ गया। बताइए कि इनमें से कौन सी प्रपोजिशन ऐसी थी जो कि अपहेल्ड हुई थी इन द एमी जजमेंट? सी, इन्होंने कहा था कि अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टैच्यूट के अंडर बनाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी नहीं होगा, बिकॉज इवन जामिया वो भी स्टैच्यूट के अंडर बनाए, स्टैच्यूटरी बॉडी है, बट जामिया माइनॉरिटी स्टेटस है ना जामिया को, राइट। सो ये जो ग्राउंड है इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैच्यूट के अंडर बनाए तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी देखिए उसी से मिलता जुलता सवाल है, ट्राई टू आंसर। नहीं, ऑप्शन बी इज आंसर, बी आंसर है। देखिए ये इट इज कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, विमेन जेंडर इक्वालिटी, सही बात है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात कर रहा है, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सिविल लिबर्टीज का कोई मतलब नहीं है इकोनॉमिक राइट्स में, राइट। कैट कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, सो अगेंस्ट टॉर्चर। सीआरसी चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है।
सो आंसर इज, एक बार लगा देते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. डेरोगेबल का आप एक बार मीनिंग समझिए. डेरोगेबल बोलते हैं ऐसी चीज जिसको आप सस्पेंड कर सको. लाइक सस्पेंड के लिए वर्ड यूज किया है डेरोगेबल इन्होंने. सो सारे ह्यूमन राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं. सी. लाइक इवन इफ वी सी जो आर्टिकल 58 एंड 50, सॉरी नॉट 58, हाँ इवन 358 और 359 आर्टिकल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का आपने. हाँ बेसिकली ये बोलते हैं कि जो आर्टिकल 19 है उसका, आर्टिकल 19 पूरा वो हो जाता है, मतलब आर्टिकल 19 को फोर्स नहीं कर सकते आप. और इसमें भी बोला है कि जो आर्टिकल 21 और 22 है वो इवन इमरजेंसी के टाइम पर भी वो वैलिड रहेगा. वो आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. यानी कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते, जैसे कि आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 22 इवन इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होता है. ठीक है. सो आंसर इज सी. सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच केस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ नेचुरल जस्टिस इन इंडिया. एग्जैक्टली, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे. देखिए केशवानंद भारती सबको पता है बेसिक फीचर का केस है. जो ए के गोपालन और एडीएम जबलपुर केस है, ये दोनों ही इसको बोलते हैं कि इट इज अ ब्लैक डॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेंस. यानी कि इनका जजमेंट बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था. सो हमारे पास क्या आंसर है, मेनका गांधी. मेनली क्या चीज वाली बोली थी इसमें, ड्यू प्रोसेस. बेसिकली हॉली ट्रायंगल और ड्यू प्रोसेस. ठीक है. सो द आंसर इज व्हाट, मेनका गांधी, बी. Which date is issued to quash an order? Exactly, सर्चरी. ठीक है. प्रोहिबिशन होता है कि कुछ जजमेंट आप किसी को प्रोहिबिट करना चाह रहे हो, तो अगर ऑर्डर क्वाश करना है तो सर्चरी. एंड लेट मी हैव द बॉडी इज हेबस कॉर्पस मैंडामेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग. ठीक है. सो आंसर वाज सर्चरी, लगा दिया ना हमने. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हिच कोएस इंट्रोड्यूस प्रोपोर्शनैलिटी इन इंडिया. बताइए. जी ओम कुमार सही आंसर है. ये एक्चुअली बात हो रही है कैसी प्रोपोर्शनैलिटी की, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जो काम करते हो वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. मतलब आप कोई भी काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप कर रहे हो उतना होना चाहिए, इतना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने सपोज कीजिए चोरी की है और बदले में आप उसका घर तोड़ दोगे, लाइक, तो क्या वो जस्टिफाइड है? लाइक उसमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है ना. तो यही यही बातें डिस्कस की गई थी किस केस में, ओम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. विच केस रिकॉग्नाइज राइट टू इंटरनेट. काफी फेमस केस. जी अनुराधा भसीन. कहाँ के लिए हुआ था ये, कहाँ पर बेसिकली इशू क्या था, इशू क्या था, क्यों केस ये आया था? बेसिकली जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन हो रहा था. ठीक है. हाँ आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू इंटरनेट. जितने भी आपको एक्सप्लिसिट राइट मिलेंगे ना जो कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं, वो ज्यादा आर्टिकल 21 के अंदर आएंगे. ठीक है. तो उसी में इम्प्लाइड होते हैं सब. नेक्स्ट ये बताइए, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, अच्छा एलएम वाले बच्चों को कराया था. विच केस लीगलाइज पैसिव यूथनेशिया. एग्जैक्टली. अरुणा शोनबॉग ने सबसे पहले किया था उसको. बाद में कॉमन कोर्स ने रिअफर्म किया कि हाँ होना चाहिए. और जियान कौर ने तो मना कर दिया था नहीं होना चाहिए. और नवतेज जौहर किस तरीके से आर्टिकल. ठीक है. नॉट आर्टिकल रेदर सेक्शन. ठीक है. हाँ. विच केस फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज लिव इन रिलेशनशिप. बहुत लोगों ने ये सवाल लगाया होगा, लाइक बहुत लोगों ने लगाया ये. एक्चुअली इंदिरा शर्मा केस है 2013 का. ठीक है. उससे पहले 2010 में सवाल आया था, वेलु, ये क्वेश्चन आया था वेलुस्वामी वर्सेस पच्चयम्मल. इट इज 2010. सो इन्होंने पूछा फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम किसमें हुआ था, वेलुस्वामी वर्सेस पच्चयम्मल में. हाँ बेसिकली ये राइट टू चूज पार्टनर वाला केस नहीं था. इस केस में क्या था, मेंटेनेंस क्लेम कर रहे थे वो. तो कोर्ट ने बोलता है कि लिव इन में भी रह रहे हो तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो. लिव इन को ऐसा उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बस बात हुई थी कि हाँ रिकॉग्नाइज हम कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस. उसकी लीगैलिटी उन्होंने डिस्कस नहीं की थी, मेंटेनेंस के पर्पस से रिकॉग्नाइज किया था लिव इन को. किस केस में, वेलुस्वामी वर्सेस पच्चयम्मल. जी लता सिंह तो उसका कैसे एफआईआर में आता है एक्चुअली इसका केस.
मे बी, हाँ, या क्वाइट या, जी जी यूसीसी। नेक्स्ट इज मोब लिंचिंग किस सेक्शन के अंडर है बीएनएस के? एक्चुअली सारे जो नए ऑफेंस ऐड हुए हैं वो तो आपको याद ही कर रहे होंगे। 103 क्लॉज 2 में पनिशमेंट दिया है मॉब लिंचिंग का, ठीक है। पूरे बीएनएस में एक ही सेक्शन है जो कि अभी जिस पर स्टे लगा हुआ है, दैट इज 106 क्लॉज 2, हिट एंड रन केस का, हिट एंड रन, ठीक है। नेक्स्ट इज किस सेक्शन में ये मैक्सिमम झलकती है? इसका मीनिंग क्या है मैक्सिमम का, बताइए। मतलब अपनी कंसेंट से अगर कोई कुछ कर रहा है तो एग्जैक्टली तो सेम चीज बीएनएस में कहीं पर इम्प्लिसिट है। यस, जो कंसेंट से कोई ऑफेंस करवा रहे हैं वो किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 25। शायद आप लोगों से पूछेंगे नहीं, बट ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट मैच। एक्चुअली बीएनएस के सवाल है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो थिंग इसके सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर क्या लगाना है मुझे नहीं पता, शायद क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। डाउरी डेथ 80 में दिया हुआ है, मिसकैरेज 88 में दिया हुआ है, यंग रेप 70 में दिया हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर 19 में दिया हुआ है। सारे करेक्ट है, मे भी कुछ गलती हुई है तो ये शायद क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, फिर सबको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का पनिशमेंट अंडर सेक्शन 108 कितना है? इट में एक्सटेंड टू टर्म ऑफ 10 इयर्स। सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इज द आंसर। एक्चुअली मेयर एग्रीमेंट करने से अबेटमेंट नहीं हो जाएगा, लाइक कुछ आपको इलीगल एक्ट या ओमिशन करना होगा। सो ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। हाँ, सिर्फ खाली प्लानिंग से अबेटमेंट नहीं हो जाएगा। अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी करने के लिए आपको कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन करना होगा, तभी वो ऑफेंस बनेगा। सो आर इज गलत, ए इज ट्रू। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज स्टॉकिंग किस सेक्शन में दिया हुआ है? बीएनएस नो 78, ठीक है। 75 में हरासमेंट है और फिर 78 में आगे तक वही सीक्वेंस जो 354 ABCD था वही फॉलो हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो ये नया पनिशमेंट है, पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, इसी बीएनएस में ऐड किया, पहले नहीं था। ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 4F। सेक्शन काफी है, आप लोग जाना है ज्यादा। ओके, आप ले आइए, ठीक है ठीक है, ओके। सो द आंसर इज सेक्शन 4F ऑफ बीएनएस, यानी कि जो छठा ऑफेंस है वही कम्युनिटी सर्विस का है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज कि एक सर्जन है, उसने एक चाइल्ड को देखा, उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसके पास चांस नहीं था कि गार्जियन की परमिशन ले सके, तो उसने उसका ऑपरेशन कर दिया। तो उस केस में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए किया, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? बेसिकली ये सेक्शन 30 का जो थर्ड, सॉरी, सेक्शन 30 जो है हमारा बीएनएस का, उसका थर्ड इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, यानी कि थर्ड इलस्ट्रेशन जो सेक्शन 30 का है वही क्वेश्चन में आया है। सो आंसर इज सेक्शन 30, ठीक है। नेक्स्ट इज मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि बाइगेमी। बाइगेमी किस सेक्शन में दी हुई बीएनएस के? देखिए, जितने भी जो बीएनएस वाले क्वेश्चंस है ना, वो ज्यादातर इंडेक्स बेस्ड पूछे जाएंगे, क्योंकि नया लॉ है तो इंडेक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्स से हमें कि सीधा सेक्शन देंगे, ऑफेंस पूछ लेंगे, इस तरह के सवाल आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। सो द आंसर इज बाइगेमी इज सेक्शन 82। नेक्स्ट इज सिचुएशन दी है कि ए ने अपना ऐसे कोई मुक्का बनाया और उसको ऐसा दिखाया कि सामने वाले को लगे कि उसको मारने वाला है, तो उसने क्या ऑफेंस किया? ऑफेंस ऑफ असोल्ट। जब मैं आपको पढ़ा रहा था असोल्ट और बैटरी, तो उसमें यही फर्क बताया था कि असोल्ट होता है कि सामने वाला डर जाए, उसको लगे कि आप उसको हर्ट कर सकते हो, एंड द मोमेंट आपने उसको मार दिया तो क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा, ठीक है। तो जब तक उसको एप्रीहेंशन ऑफ फियर है तब तक वो असोल्ट रहेगा, और जब आपने मार दिया तो क्या बन जाएगा? वो बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज तीन स्टेटमेंट दिए हैं। पहला इज कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall be appointed by president। एक्चुअली इसको अगर आपको नहीं भी लग रहा है ना कि ऑप्शन ये सही होगा गलत होगा, तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो कि ये सही ही होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में इसको तो सही माना हुआ है, ठीक है। हमें देखना है 1 और 2, सॉरी 2 and 3।
जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 62 ईयर्स तक नहीं बल्कि 65 ईयर्स तक होते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 एंड 2। ठीक है, फर्दर ये भी 124 120 हम नॉट श्योर 124 क्लॉज 7 में दिया हुआ है शायद, सेक्शन मिस कर रहा हूँ, बट इट इज अ प्रोविजन कि कोई, मैंने आपको क्लास में कराया भी था कि इट इज अ प्रोविजन कि कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो किसी भी कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद प्लीड नहीं कर सकता, किसी भी कोर्ट में वो एडवोकेट नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट का जज है वो कर सकता है प्लीड किस कोर्ट में, इन सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी और कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद एज एडवोकेट नहीं जा सकता। सो द आंसर इज ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पावर किस सेक्शन में दी? सिंपल सेक्शन बेस्ड सवाल है, आंसर इज ए, आर्टिकल 137। ठीक है, इट डील्स विद इंपोजिशन अबॉलिशन ऑफ टैक्स। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम सीएफआई और सर द सीएफएफएस। ठीक है, कंटिजेंसी फंड्स, ये सारे ही काम मनी बिल में होते हैं एक्चुअली। सो आंसर इज व्हाट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, बेसिकली कॉन्स्टी का क्वेश्चन है। सो पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ किस सेक्शन में दी, किस आर्टिकल में दी हुई है? ऑब्वियसली सही है, ये आर्टिकल 1 में दी, सॉरी 11 में दी हुई है। सो ए का क्या हो जाएगा 1, ए का 1 किसमें, इन दोनों में। सो हमने ये दोनों एलिमिनेट कर दिए, बचे हमारे पास ये दोनों। ठीक है, नाउ सेकंड इज बी का 2 ऑब्वियसली दिया हुआ है, मैंने सी और डी देखना है। सो डी इज राइट टू सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स, आर्टिकल 7 में दिया हुआ है माइग्रेंट्स का। सो डी का क्या हो जाएगा 3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट के पास किसी भी चीज में वीटो नहीं होती है, ही इज जस्ट अ नॉमिनल हेड। ठीक है, टिटुलर हेड भी बोलते हैं उसको। सो आंसर इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज 1/3 एग्जैक्टली। सो आंसर इज आंसर 1/3 बी। नेक्स्ट दो फिर से स्टेटमेंट है, देखिए आप। एग्जैक्टली, जुडिशियल रिव्यू कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 13, 32 एंड 226 है उसमें इनबिल्ट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? 13 बोलता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट से खिलाफ, पार्ट 3 के खिलाफ होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, 32 में अगर ऐसा कोई लॉ बनता है आप क्वेश्चन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सेम आप 226 में क्या हाई कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हो। सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। टेस्ट ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस बहुत रिसेंट टेस्ट है, कंपैरेटिवली 2017 में आया था इन द केस ऑफ सायरा बानो, जो ट्रिपल तलाक का केस था। उसमें बोलता है कि जस्टिस ने बोलता है कि जो प्रोविजनल ट्रिपल तलाक का, ये बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी है, इतना आर्बिट्रेरी कि सामने दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है वो ट्रिपल तलाक का प्रोविजन, की कोई भी एक वन गो में तलाक दे दे रहा है, वन साइड वन रस तलाक है ना, एक वाइफ के पास राइट नहीं है वो वाला। सो द टेस्ट ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस वाज इवॉल्व्ड इन केस ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको ट्रिपल तलाक केस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आईआर कोयलो में इनमें से कौन सी बात कही गई थी? ये सही आंसर है आपका। एक्चुअली जो 9 शेड्यूल में जो लॉ है ना वो उनके लिखा गया था कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर है ही नहीं, यानी कि उन्होंने किस चीज को अटेल किया, उस चीज को जुडिशियल रिव्यू को। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर कब बना था वो? आफ्टर केशवानंदा। तो उस जो आईआर कोयलो ने फिर यही बोला कि आफ्टर केशवानंदा जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी उसमें 9 शेड्यूल में चीजें ऐड की जाएंगी, दे विल बी अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, दिस वाज आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो द आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत फेवरेट सवाल था इनका, बहुत बार पूछा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? 243D में किस चीज के बारे में बात नहीं हुई है? 3-4 सवाल पहले हमने यही सवाल किया था, वुमेन को तो दे ही रहे हैं वो 1/3 था ना, ये मतलब नहीं, चेयरपर्सन की पोस्ट भी है, SC ST को दे रहे हैं, OBC को नहीं दे रहे हैं एज पर 243D। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। जूरिस्प्रूडेंस आप लोग वाकिफ नहीं होंगे, ओके। एक्चुअली बीएलए लेवल पर नहीं होता है कैल्सन। मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था मैंने ये बताया था कि अगर कहीं आपको नॉर्म वर्ड दिखे तो आपको आंसर कैल्सन लगा देना है। कैल्सन ही इकलौता ऐसा इंसान, इसने नॉर्म की बात की थी।
सो इट इज कैल्सन. सो आंसर इज सी. तुम्हें बोला था कि जो लॉ है उनकी वो एक नॉर्म से अपनी जो वैलिडिटी होती है किसी नॉर्म से लेते हैं, और नॉर्म्स की हायरार्की होती है. एक नॉर्म से बड़ा एक और नॉर्म होता है, उससे बड़ा एक और नॉर्म होता है, और सबसे बड़ा नॉर्म होता है ग्रैंड नॉर्म. ठीक है. जैसे इंडिया में ग्रैंड नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे बड़ा लॉ है, सब वैलिडिटी उसी से लेते हैं. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट, जो होब की लेवियाथन थ्योरी है और लॉक की जो थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या फर्क है? कि मैंने क्लास में बताया था कि होब का मानना था कि जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट सॉवरेन है और हमने सारे राइट्स स्टेट को दे दिए हैं. बट लॉके ने कहा था कि हमने सारे राइट्स नहीं दिए, बल्कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी ये अपने पास रख लिया है. यानी कि लॉके ने क्या किया? एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को लिमिट कर दिया था. हॉब्स ने क्या बोला था कि स्टेट एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है. वो लेवियाथन है. लेवियाथन एक सी क्रिएचर होता था जो कि सबको खा जाता था. तो हॉब्स का मानना था स्टेट वैसे ही सी क्रिएचर हो, सबको सब्ज्यूम कर लेगा अपने अंदर. बट लॉके ने कहा नहीं, तीन राइट्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं. कौन सा? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू स्टेट, राइट टू प्रॉपर्टी. सो आंसर इज डी. एलरिच ने कौन सा कंसेप्ट दिया था? एलरिच को जाना ही लिविंग लॉ के नाम से जाना जाता है. एलरिच इज लिविंग लॉ. तो एलरिच का सवाल आपको आएगा तो आंसर इज सी, लिविंग लॉ. ठीक है. नेक्स्ट इज जूलियस स्टोन. बेसिकली इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी काम किया था. ही बिलीव्ड इन की जो लॉ है उसको डेवलप करना है बाकी डिसिप्लिन के थ्रू मर्ज करके, उनके आपस में कंपैरेटिव स्टडीज करके. सो स्टोन के स्टूडेंट्स वाज इंटरडिसिप्लिनरी. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट इज, ये बुक किसकी है? मैंने बताया था कि अगर मोरालिटी की बात हो रही है और ऑप्शन में फुलर है तो आपको लगा देना है फुलर. और ये बुक मैंने आपको याद भी कराई थी एलएलएम वाले बच्चों को कि तो इनर मोरालिटी ऑफ लॉ किसकी बुक है? लॉन फुलर. ठीक है. Who defined jurisprudence as the formal science of positive law? ये जो सारे सवाल अभी तक आ रहे हैं और जो अगले 3 स्लाइड में आएंगे ना, ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे उसके पहले 2 पेज में सारे आंसर हैं. पहले 2 पेज से सारे सवाल आ गए. किसने डिफाइन किया था कि फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है जुरिस्प्रूडेंस? आंसर इज हॉलंड. ठीक है. आंसर इज सी, हॉलंड. नेक्स्ट इज, ये किसने डिफाइन किया था कि जुरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ? ये भी मैंने आपको याद करवाने की ट्रिक बताई थी. द आंसर इज कीटोन. कीटोन ने क्या बात की थी? अबाउट सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज. आंसर इज डी, कीटोन. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात आए तो आपको साइलमेंट लगा देना है. इन्होंने जो बेसिकली लॉ को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिफाइन किया था जॉन सेलमन. ठीक है. नेक्स्ट इज एचएलए हार्ट के अकॉर्डिंग व्हिच इज सेकेंडरी रूल. जैसे कैल्सन नॉर्म के बारे में बात करते हैं, हार्ट रूल के बारे में बात करते हैं. इनके हिसाब से 2 ही रूल होते हैं. एक होता है रूल ऑफ ऑब्लिगेशन, एक होता है रूल ऑफ रिकॉग्निशन. ये दोनों रूल इनके हिसाब से होते ही नहीं है. ऑब्लिगेशन क्या होता है? इनका मानना है कि कोई भी इंसान किसी भी लॉ को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसका अंदर से ऑब्लाइज फील करता है कि मुझे लॉ फॉलो करना चाहिए. उसे कोई मारपीट करके फोर्स करवा के नहीं करवा रहा है, वो अंदर से फील कर रहा है कि कानून मुझे फॉलो करना है. उसको बोला रूल ऑफ ऑब्लिगेशन. फिर रूल ऑफ रिकॉग्निशन, वो रूल बोले उन्होंने, ऐसे रूल जिससे ये ऑब्लिगेशन वैलिडिटी ले रहा है, यानी कि जिस जो रूल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस चीज को. सपोज कीजिए आपके अंदर से एक ऑब्लिगेशन है कि चोरी नहीं करनी है. राइट. यहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, आप चाहो कुछ चुरा सकते हैं. आप ऑब्लाइज हो, अंदर किसी ने आपको कोर्स किया कि नहीं चुराना है, आप ऑब्लाइज हो कि क्यों? कि आपका रूल ऑफ ऑब्लिगेशन है. लेकिन वैलिडिटी कहाँ से मिल रही है कि इनके साथ चोरी कर भी लेते हो तो किसके थ्रू पनिश हो गए आप? बीएनएस के थ्रू. राइट. यानी कि जो रिकॉग्निशन कहाँ से मिल रहा है इस ऑब्लिगेशन को? इससे. तो ये होता है प्राइमरी रूल, जो इंसान के अंदर से ऑब्लिगेशन होता है. दिस इज जो चीज वैलिडिटी रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज सेकेंडरी रूल. वैलिडिटी इज सेकेंडरी रूल, रूल ऑफ रिकॉग्निशन. इसका आंसर रॉस्को फाउंडेस को आप ऐसे भी कर सकते हो. रॉस्को फाउंडेस सोशोलॉजिकल स्कूल के, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बात की, 5 पोस्टुलेट दिए. इन्होंने लॉ को देखा कि लॉ सोसाइटी में कैसे काम कर रहा है, उस पर स्टडी किया. आंसर रॉस्को फाउंड. बाकी जो 3, ये ऑस्टिन, कैल्सन, ये पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करते थे, लिखे हुए लॉ के बारे में. सबाइनी बात करते थे डेवलपमेंट ऑफ लॉ की. लेकिन जो लॉ इन एक्शन के बारे में स्टडी की वो रॉस्को फाउंड ने की थी. द टर्म प्रीपोजिटस, क्या मतलब होता है प्रीपोजिटस का? एग्जैक्टली exactly. जब मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ाता था तो जब उसकी डिग्री बनाते थे कि ये पी है, फिर इसका सन है, 3 सन बनाता था, तो मैंने तभी बताया था पी मींस प्रीपोजिटस, यानी कि जो डिसीज हो गया जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जा रही है अभी. ठीक है. डॉक्टर ऑफ रद्द से काफी सारे सवाल आए हैं. डॉक्टर ऑफ रद्द होती है कि मुस्लिम लॉ में एक डॉक्ट्रिन है ये वो कहती है कि अगर एक होते हैं शेयरर्स, एक होते हैं रेजिडोरी.
शेयरर्स वो होते हैं जो कुरान में जिनका हिस्सा लिखा हुआ है कि जब भी कोई पर्सन की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी सबसे पहले शेयरर्स को जाएगी। उनका हिस्सा कुरान में लिखा हुआ है कि इस पर्सन को इतना मिलेगा, लाइक मदर को 1/8 मिलेगा या 1/4 मिलेगा। उसकी कंडीशन है कि अगर अकेली बच्ची में ज्यादा मिलता है और ज्यादा बाकी लोग कम मिलता है, तो सपोज कीजिए शेयरर्स को हिस्सा मिल गया, ठीक है, उसके बाद भी कुछ हिस्सा बच गया, शेयरर्स को मिल गया अपना अपना शेयर, लेकिन फिर भी सपोज कीजिए वो 1/1 नहीं हो पाया, 1/1 नहीं हो पाया, सपोज वो हो गया 12/13 हो पाया, राइट, कितने तो एक हिस्सा बच गया ना। तो वो जो भी हमारे पास बच जाता है प्रॉपर्टी, वो बाकी जो बचे हुए शेयरर्स होते हैं उन्हीं में प्रोपोर्शनली बच जाता है। उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द, ठीक है। एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल, AUL, ऑल। उसमें इसका उल्टा होता है कि अगर शेयर्स ज्यादा हो जाए तो इन शेयरर्स का हिस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल, उसमें हिस्सा कम हो जाता है। खैर, हाँ, सब में बराबर, सबका बराबर कम हो जाता है। अगर ज्यादा हो गया है, सब मतलब ज्यादा जमीन है, बच गई जमीन, तो सब में बराबर बढ़ जाती है वो, और अगर कम है तो सबकी बराबर कम हो जाती है, ठीक है। बट इसमें सवाल ये है कि उसमें ये है कि अगर शेयरर्स हैं और उनके बाद में बच गई जमीन, तो वो जाती है रेजिडोरीज को, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं वो लिखे हुए रेजिडोरीज भी कुरान में कि इन लोग को जाएगी। अगर रेजिडोरी नहीं है तभी वापस जाती है शेयरर्स में, यानी कि ये डॉक्ट्रिन कब अप्लाई होती है, जब रेजिडोरी नहीं है, ठीक है। सवाल ये है कि इनमें से कौन ऐसा है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द के बावजूद भी हिस्सा नहीं मिलेगा। दो लोग को नहीं मिलता है, हस्बैंड एंड वाइफ। क्यों? क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, ये मैरिटल रिलेटिव्स हैं। हस्बैंड यानी कि अगर हस्बैंड की तरफ से वो हो रहा है इनहेरिटेंस, तो उसकी वाइफ को सरप्लस नहीं मिलेगा, और अगर वाइफ की तरफ से हो रहा है तो हस्बैंड को सरप्लस नहीं मिलेगा। जितना हिस्से मारा उतना ही मिलेगा, जो एक्स्ट्रा मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा, कि किसको, हस्बैंड को, वाइफ को, ठीक है। बाकी ये तीनों तो शेयरर होते हैं, इनको तो मिल ही जाएगा। फर्दर, अगर रेजिडोरी जिंदा है, मैंने अभी बताया था रेजिडोरी होते हैं तो क्या होता है, रद्द होता है? फिर नहीं होता, फिर तो सीधा रेजिडोरी को मिल जाता है। तो रद्द अप्लाई नहीं होता है क्योंकि सारा हिस्सा रेजिडोरी को मिल जाता है, बचा हुआ। नाम से पता है रेजिडोरी, यानी कि जिसको रेजिडोरी मिल जाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा हो जिसको मिल जाएगा रेजिडोरी को। और जब बचा ही कुछ नहीं तो रद्द क्यों होगा? रद्द तो तब हो ना कुछ हिस्सा बच गया है, ठीक है। सो नेवर अप्लाइज द आंसर। इससे पहले का लगाया हमने, हस्बैंड इज आंसर। नेक्स्ट इज अंडर शिया लॉ, क्या एग्जैक्टली नॉट रिक्वायर्ड। बहुत लोग इसके ऑप्शनल लगा के आएंगे, ऑप्शनल नहीं होता, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बल्कि डाइवोर्स में चाहिए होता है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन भी सही है, बट हमारा जो ऑप्शन ये भी सही है, बट एज पर क्वेश्चन हमारा आंसर ये है। एग्जैक्टली, ये फर्क है शिया लॉ और सुनी लॉ की मैरिज में, ठीक है। अगर इद्दत के ड्यूरेशन में मैरिज हो जाए तो वो क्या होगी? नहीं, वो होगी इरेगुलर। इसको कहते हैं फसीद मैरिज। फसीद मैरिज, फसीद मैरिज। बहुत सारे लोग वर्ड लगा के आए, वर्ड नहीं होती है, इट इज इरेगुलर। कोई बात नहीं। अभी किस फेमस पर्सनैलिटी पे केस चल रहा है ये वाला? किसी पे चल रहा है ये केस? कोई फेमस? इमरान खान, ठीक है। इमरान खान इसी केस में जेल में है फिलहाल, ठीक है, कि उनकी शादी इद्दत पीरियड के दौरान हुई थी। इमरान खान पाकिस्तानी पीएम जो थे, इससे पहले वाले पीएम, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर दिस एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट डिसोल्यूशन में, अगर कोई इंसान मेंटेन नहीं करता है तो उस ग्राउंड पर डाइवोर्स हो जाएगी। सवाल है कितने दिन तक मेंटेन नहीं करता है? इसका आंसर इज 2 इयर्स। अगर 2 साल तक लगातार मेंटेन नहीं करोगे तो डाइवोर्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर किसी ने मरजुल मौत में, मरजुल मौत क्या होती है? यानी कि आप, ऐसी डिजीज है कि आपको डेथ आने वाली है और बहुत क्लोज है, यानी कि बहुत क्लोज है उसके, अगर उस टाइम पर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो वो क्या? हिबा तो गिफ्ट ही होता है, तो उसे क्या मानेंगे हम? हिबा बिल चाहते हैं कि हिबा विद कंडीशन, वक्त, ट्रस्ट या विल? विल मानेंगे, इसलिए कि एक ऑल्दो एक जस्टिस शायद, नहीं नहीं, जस्टिस ने केस का नाम कदीर, कदीर मोहम्मद केस में वो ये बोला था, उसे विल हम इसलिए मानेंगे क्योंकि अगर कोई मरजुल मौत के टाइम पर गिफ्ट कर रहा है तो वो सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट कर सकता है मैक्सिमम। सेम कंडीशन किसमें अप्लाई होती है? विल में। विल में भी कितनी कर सकते हो आप? 1/3 मैक्सिमम। विल में नहीं, बची तो सारे जितने लोग इनहेरिट करेंगे सबको मिलेगी, सारे शेयरर्स को मिलेगी, फिर रेजिडोरियर्स को मिलेगी। सिर्फ वाइफ और बच्चों को, मतलब जितने भी लोग हैं।
अच्छा हाँ कोई नहीं मतलब हाँ, बट वो ये कि जो बच जाएगी विल के बाद वो मिलेगी, ठीक है, जो भी सारे जो इनहेरिट करेंगे लोग सबको मिलेगी, सो इट इज इक्विवेलेंट टू विल। नेक्स्ट जो ट्रिपल तलाक वाला एक्ट है, ट्रिपल तलाक ने जिसको पनिश किया था, इसमें कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की किस सेक्शन में बात हुई है? सेक्शन 6 में बेसिकली बात हुई है, कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ? जो सेक्शन बोल दिया, एक्ट नहीं बताया कौन सा एक्ट। वक्फ के इतने सारे एक्ट हैं हमारे पास। खैर ऑप्शन से दिख रहा है कि 1995 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं। आंसर इज इसका सेक्शन 36। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, इसके अकॉर्डिंग रूल मेकिंग पावर किस सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रुअल्टी। क्रुअल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, क्रुअल्टी क्या होनी चाहिए? सिर्फ फिजिकल या मेंटल भी या इकोनॉमिक की या फिर एग्जैक्टली मेंटल ऑल्सो? ये अगर किसी को नहीं भी याद रहा था तो एलिमिनेट करके कर सकते थे उस सवाल, ठीक है। ये हिंदू लॉ क्वेश्चन है बेसिकली। ये कह रहे हैं कि अगर सप्तपादी नहीं की, सप्तपादी इज अ सेरेमनी जिसमें 7 कदम चलते हैं, ठीक है, नॉट 7 फेरे, 7 कदम चलते हैं, ठीक है। तो अगर सप्तपादी वाला कंडीशन नहीं फॉलो हुई बल्कि अदर कस्टमरी कंडीशन फॉलो हुई तो क्या शादी वैलिड होगी? यस, मैरिज विल बी वैलिड इफ कस्टम रिकॉग्नाइज अदर। जी, आंसर इज बी। नेक्स्ट, a Hindu male converts to Islam and marries again without dissolving his first Hindu marriage. तो उसकी वाइफ ने चैलेंज किया केस, ये बेसिकली सरला मुद्गल वाला केस है। गुड एंड पनिशेबल, राइट। सो बी इज द आंसर, यानी कि आप कन्वर्जन करके रिलीजन से बच नहीं सकते हो, ठीक है। सरला मुद्गल, सरला मुद्गल। एक हिंदू वुमन ने चाइल्ड को अडॉप्ट किया अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, लेकिन हस्बैंड से पहले परमिशन नहीं ली थी, तो क्या वो अडॉप्शन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? जी वैलिड होगा, क्योंकि विडो हो चुकी है वो। अब उसे ऑब्वियसली विडो हो चुकी है क्योंकि हस्बैंड डेथ हो गई है, तो उसे हस्बैंड की जो वो है कंसेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली म्यूचुअल कंसेंट से होगा। नेक्स्ट इज एक कंसेप्ट होता है कर्ता। कर्ता इज जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता होता है। इसमें सवाल है कि कर्ता कब प्रॉपर्टी बिना, जो बाकी को पर्सनल है उनकी कंसेंट के बिना, कब प्रॉपर्टी को वो कर सकता है, एलिनेट सकता है, एलिनेट कर सकता है। इसकी 2 कंडीशन है। पहली इज लीगल नेसेसिटी और दूसरा बेनिफिट ऑफ द स्टेट, ये 2 कंडीशन है। नेक्स्ट इज एक हिंदू फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है क्या अगर उसका डॉटर है? वॉइड, वॉइडेबल नहीं, वॉइड, इट इज वॉइड। जी एग्जैक्टली। हाँ 21 ईयर्स का, और जब पढ़ा रहा था शायद यही थे ना उस दिन। हाँ 20 सेक्शन 11 में बेसिकली दिया हुआ है ये, कि अगर सन अडॉप्ट करना है तो कोई सन, ग्रैंडसन, इवन ग्रैंडसन का भी सन नहीं होना चाहिए। अगर डॉटर अडॉप्ट करनी है तो डॉटर, सन की डॉटर, इवन ग्रैंडसन की डॉटर भी नहीं होनी चाहिए। और अगर एक मेल अडॉप्ट कर रहा है तो फीमेल, मेल अगर फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है तो 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, और फीमेल मेल को अडॉप्ट करे तो भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, दोबारा अडॉप्ट नहीं कर सकते आप। सो अडॉप्शन क्या हो जाएगा ऐसा? वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। 2005 के जो अमेंडमेंट हुआ था एचएसए में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके बाद कंप्लीटली अबॉलिश हो गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, एंड जो डॉटर्स थी उनको भी कोपार्सनल बना दिया गया था, जो कि मैंने क्लास में इसको अच्छे से कराया भी था, ठीक है। हाँ, एक हिंदू विडो रिमैरी करती है तो जो उसको उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिली थी उसका क्या होगा? एग्जैक्टली, वुमन की जो प्रॉपर्टी, पहले क्या होता था, वुमन को एक्सेस प्रॉपर्टी राइट नहीं था हिंदू लॉ में, उसको एज स्त्री धन वाली प्रॉपर्टी मिलती थी, एब्सोल्यूट राइट नहीं था। बट आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2005 उसको अब एब्सोल्यूट राइट है, और अगर जो उसको प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे वो रिमैरिज भी करेगी अपनी, तो भी वो उसके पास ही रहेगी, वो उससे एक्सटिंग्विश नहीं होगी। पहले प्रोविजन था सब तो विडोज रिमैरिज एक्ट के बाद से, एचएसए के बाद से रहता, ये प्रोविजन खत्म हो गया है, वो प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी, वो वुमेन का अपना स्टेट है, वो चाहे वो शादी करे दोबारा या ना करे। स्त्री धन में क्या क्या चीजें आती है? एक्चुअली तीनों चीजें आती है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट, in which of the following case the Supreme Court held that dowry related harassment
कैन अमाउंट टू लीगल क्रुएल्टी। बहुत सारे लोगों ने नवीन कौली और नीलू कौली आंसर लगाया क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस आंसर नवीन कौली है। बट इसमें इशू ये है कि नवीन कौली में क्रुएल्टी की बात हुई जरूर थी, लेकिन नवीन कौली में क्रुएल्टी थी कि वो बार बार रिपीटेड लीगल केस किए जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो एक तरह लीगल क्रुएल्टी हो रही थी। बात की डाउरी रिलेटेड, तो ये हुआ था शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी केस में। इसमें वो डाउरी की बार बार डिमांड करके क्रुएल्टी कर रहे थे, ठीक है। तो डाउरी रिलेटेड वाला किस केस में हुआ था? शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। सो नवीन कौली इज नॉट द राइट आंसर। अगर नवीन कौली लगाया है, इसका आंसर हो जाएगा शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। बताइए असर्शन रीजन। ऑप्शन सी ए ट्रू और फॉल्स, नहीं, ऑप्शन ए इज द आंसर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में ना यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, आपको सिर्फ तभी बोलना होता है जब आपको, जब देर इज सम सम थिंग्स, सम डिफेक्ट विच इज नॉन ओनली टू यू। अगर आप, हाँ, अगर आप कोई ऐसा डिफेक्ट आपको पता है जो सिर्फ आपको ही पता है, तो आपको बताना जरूरी है। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट ऐसा जो विजिबल है, तो यू हैव नो राइट टू स्पीक, और आपने साइलेंट रहे हो तो वो फ्रॉड भी नहीं होगा जी। हाँ, घोड़ा वाला एग्जांपल, एग्जैक्टली। यानी कि अगर घोड़े में कुछ ऐसा, सपोज करिए घोड़े में ऐसा डिफेक्ट है कोई कि सपोज की टांग में चोट लगी हुई है, यानी कि वो आपको ही पता है, सामने वाले को पता है, हाँ, आपको बताना जरूरी नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा डिफेक्ट है कि आपको ही पता है वो, तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। सो इन जनरल रूल क्या है कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन कॉन्ट्रैक्ट। सो आंसर इज बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट बताइए। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड होंगे। एक्सेप्शन इसका क्या? अगर आप राइटिंग में देते हो और नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से गिफ्ट करते हो, तो ऐसे केस में वो वैलिड होगा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, अ मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ के बारे में मिस्टेक है तो क्या होगा वो? इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज पर सेक्शन 21 ऑफ द ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नाउ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइड सब्जेक्ट टू कंडीशन, या इलीगल होगा? नहीं, इट्स अ वॉइड सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ये कह रहा है कि आप किसी से ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो कि आप उसको बोलो कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस मत करना। तो अगर ऐसे कैसे बोलते हो कि आप बिजनेस मत करना, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है इसकी, जैसे नहीं, जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पार्टनर आपस में बोल सकते हैं कि जो हम पार्टनरशिप वाला काम है वो आप बाहर अकेले में नहीं करोगे, तो कंडीशन लगा दी ना। तो वैसी कंडीशन इसमें एक्सेप्शन अलाउड है। सो इट इज वॉइड सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नोवेशन? इवन मॉक में सवाल कराया था मैंने आपका, PYQ में भी कराया था। नोवेशन होता है जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट से। पुराना कॉन्ट्रैक्ट की जगह नए कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो उसका बोलते हैं हम नोवेशन, सेक्शन 62 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट, टोर्ट है न्यूजेंस का। न्यूजेंस कब होता है? जब इंटरफेरेंस क्या हो? अनरीजनेबल हो। गुड। जब आप अनरीजनेबल इंटरफेयर करेंगे तभी वो क्या होगा? नेग्लिजेंस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, न्यूजेंस। नाउ, ट्रेसपास टू लैंड इज एक्शनेबल ऑन प्रूफ ऑफ, एग्जैक्टली, इट इज एक्शनेबल पर से। यानी कि आप घुस गए, फिर आपने कोई नुकसान किया नहीं किया डजंट मैटर, आप ट्रेसपास किया तो आप लायबल होंगे। जो नेबर प्रिंसिपल केस पढ़ा है डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें स्नेल मिलता है बोतल के अंदर, राइट? हाँ, जिंजर जी। तो ये बेसिकली जस्टिस का नाम पूछ रहा है, लॉर्ड एटकिन का जजमेंट है, ठीक है। सो नेबर प्रिंसिपल वाज गिवन बाय लॉर्ड एटकिन। नेक्स्ट इज, जो MC मेहता में एब्सोल्यूट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट आया है वो किसकी लीडरशिप में आया है? बेसिकली पूछ रहे हैं उस टाइम पर CJI कौन थे, और इस बेंच के जो मेन जज थे कौन थे? जस्टिस भगवती, ठीक है। नेक्स्ट, ये लाइन से 3 सवाल। हाँ, हाँ, जी, हाँ, काफी टाइम तक रहे थे। इवन जो मेजर
जूरिस्प्रूडेंस में चेंज आया ना कॉन्स्टी में, वो भगवती के टाइम से आना शुरू हो गया। नेक्स्ट इज बेसिकली लॉर्ड डेनिंग है, जो इक्विटी और फेयरनेस के बारे में बात की थी, और जितने भी सारे इक्विटेबल टोट्स होते हैं वो सारे लॉर्ड डेनिंग के दिए हुए हैं। तो बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये, इधर यू नो और यू डोंट, कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते, ठीक है। इवन पिछले 3 सवाल तीनों मेमोरी बेस्ड थे, एटकिन, भगवती एंड डेनिंग। जी बताइए। इसका आंसर है आंसर बी, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वर्सेस बिजोयनाथ गांगुली। इसमें हुआ यह था कि एक लॉ था, एक रेगुलेशन थी, वो कहती थी कि अगर कि वो किसी भी इंसान को 3 महीने की सैलरी देकर और 3 महीने का नोटिस देकर उसकी जॉब टर्मिनेट कर सकते थे। तो दिस वाज हेल्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इन विच केस बिजोयनाथ गांगुली केस। नेक्स्ट, ये मैंने कॉपीराइट एक्ट के अंदर कब तक कॉपीराइट रहता है? नो, 60 ईयर्स आफ्टर, 60 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ ऑथर, यानी कि जब तक लाइफ टाइम उसका लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है। सो आंसर इज डी, 60 ईयर्स। ये केस है ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस बीबी मोदक। इसमें क्या प्रिंसिपल हुआ था जी? नहीं, इस एग्जैक्टली आंसर वो है मिनिमल क्रिएटिविटी स्किल। रीजन वाज, पहले क्या होता था ना, एक जजमेंट था, उसको बोलते थे स्वेट एंड लेबर जजमेंट, यानी कि कॉपीराइट में तब माना जाता था जो आपने खूब मेहनत की हुई उस पर, आपका अपना काम है। लेकिन स्टेट में एक मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी नाम का एक टेस्ट बनाया। मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी में बोला कि अगर मिनिमल लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है उसमें, और वो क्रिएटिविटी किस चीज से आई है, आपके स्किल और जजमेंट से आई है, तो उसको वो ओरिजिनल वर्क आपका मान लेंगे, ठीक है। जी, मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी। इसलिए ज्यादातर लोग ना आजकल जो बुक्स लिखते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी के बेस पे बुक लिखते हैं ज्यादातर। सो द आंसर इज सी, हमने लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेटेंटेबल। इनमें से क्या चीज ऐसी है जो पेटेंट नहीं हो सकती है? एग्जैक्टली, साइंटिफिक प्रिंसिपल को पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखा डिस्कवरी है, इन्वेंशन को पेटेंट मिलता है बेसिकली। नोवाटिस एजी नहीं मालूम, ठीक है। बेसिकली हाँ वही सही, आपके तो खटपट हो रहे हैं। जिन्होंने बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाया था उसको, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाने के बाद भी कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, और पेटेंट चाह रहे थे कि जो क्रिस्टल फॉर्म में बनाया उसको पेटेंट मिल जाए। तो कोर्ट ने बोला कि जब उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है क्रिस्टल फॉर्म में लाकर, तो हम उसको पेटेंट क्यों दें? तो आंसर इज लैक ऑफ इनहेंस्ड थेराप्यूटिक एफिकेसी। कैडिला हेल्थ केयर वर्सेस कैडिला हेल्थ केयर में क्या एम्फेसाइज किया था कोर्ट ने? एग्जैक्टली, शायद एक का नाम था फीवर गो, एक टैबलेट का, और एक का नाम, मतलब मिलते जुलते नाम थे, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। जो वो दोनों टैबलेट्स थी, एक कैडिला हेल्थ केयर की थी, कैडिला फार्मास्यूटिकल थी, शायद फीवर गो और फीवर समथिंग, कुछ ऐसी 2 टैबलेट्स थी। तो इस केस में ये हुआ था, बी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा करेक्ट है? हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन इसमें ऑप्शन सी भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा करेक्ट अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए है। तो या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, या फिर अगर सही रहेगा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सी भी करेक्ट है। जो ट्रेडमार्क होता है वो सोर्स, जो यानी कि जो ब्रांड है उसकी आइडेंटिफिकेशन बताता है। सोर्स आइडेंटिफिकेशन के ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाते हो ट्रेडमार्क से आप, तो सी भी इसका सही आंसर है। बट सिंस यहाँ पर वर्ड सोर्स वर्ड यूज हुआ है और ब्रांड वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो मे बी ये सी ऑप्शन को कंसिडर ना करके सिर्फ एक ऑप्शन को माने। सो या तो ये ऑप्शन डिलीट, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, या फिर इसका आंसर इज आंसर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट, नहीं नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट अमंग ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स, ठीक है, इस प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट बताइए सिचुएशन है। नो, एंटी डंपिंग। आपको सिचुएशन में देखो क्या लग रहा है कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में डंप कर रही है अपना सामान, और अब वो डंप ना करे तो उसको रोकने के लिए हम क्या ड्यूटी लगाएंगे? उस पर एंटी डंपिंग, ठीक है। ओपिनियन ज्यूरिस क्या होता है? एग्जैक्टली, इवन कुछ लोग इसमें
यहाँ तो खैर लॉ ओपिनियन लिखा है, बहुत बड़ा एक ऑप्शन आता है ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट, ओपिनियन ऑफ लोग उसको लगा के आ जाते हैं, मैंने क्लास में बताया भी था नहीं। या तो जो एग्जैक्टली exactly, या तो होगा कस्टम, अगर ऑप्शन में है तो कस्टम लगाना है आपको, या फिर ऑब्लिगेशन फेल्ड बाय द स्टेट जो कि इक्विवेलेंट टू कस्टम है। सो आंसर इज ए, लीगल ऑब्लिगेशन फेल्ड बाय द स्टेट्स। नेक्स्ट, दो थ्योरी मैंने कराई थी आपको रिकॉग्निशन की, एक होती है डिक्लेरेटिव, एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव। ये दो तो होती ही नहीं है। तो डिक्लेरेटिव थ्योरी कहती है कि स्टेट हमेशा से होता है, हम बस उसको डिक्लेयर करते हैं रिकॉग्निशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव कहती है कि नहीं, स्टेट होता नहीं है, जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तब स्टेट बनता है, ठीक है। तो तो ये वाली थ्योरी क्या है, एसेंशियल कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूटिव, यानी कि स्टेट को माननी तभी रही है जब हमको रिकॉग्नाइज कर देंगे। एग्जाम्पल लीजिए आप, बहुत सारी कंट्री इसराइल को स्टेट नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। उनका मानना है कि जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक वो स्टेट नहीं है हमारे लिए। तो कौन सी थ्योरी मान रहे हैं वो, यानी कि इट इज एसेंशियल फॉर स्टेटहुड, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे स्टेट अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान स्टेट को स्टेट नहीं मान रहे, क्यों क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूटिव बी। जी, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया कॉन्स्टिट्यूटिव। डिक्लेरेटिव कहता है कि स्टेट पहले से ही है, हम बस उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ हम मान रहे हैं। लेकिन आजकल अपनी पावर दिखाने के लिए हर स्टेट चाहता है कि मेरे पास एक पावर ऑफ रिकॉग्निशन रहे, तो थ्योरी फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूटिव। देखिए अब ये तीन सवाल लगातार आएंगे, ये तीनों सवाल ना ये कट ऑफ कम करने वाले सवाल कहा जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप एक लेवल तक इंटरनेशनल लॉ के सवाल के प्रिंसिपल्स आप याद कर पाओ। सो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, इसका आंसर इज वन। क्यों, क्योंकि जो आप इसको इस तरह से कर सकते थे कि सिर्फ सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, इसमें बी का थ्री था। बी बात करता निकारागुआ और यूनाइटेड स्टेट्स की, और बी का थ्री क्या कि कस्टमरी लॉ की बात हो रही थी। कस्टमरी लॉ ट्रीटी के इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अगर ट्रीटी नहीं भी है तो भी कस्टमरी लॉ होते हैं। किस केस में होता, निकारागुआ वर्सेस यूएस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वन। तो ए का वन हो जाएगा, बी का थ्री, सी का टू एंड डी का फोर। सो आंसर इज वन। नेक्स्ट इज जी, इसमें भी सेम ही ट्रिक लगा सकते थे। अगर आपको एक केस आता था कॉर्फू चैनल वाला केस, तो कॉर्फू चैनल केस ऑब्वियसली बात करता है अबाउट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, रेड क्रॉस हो गया, उनकी पर्सनैलिटी जो लीगल पर्सनैलिटी है उसके बारे में बात करता है कॉर्फू चैनल केस। तो बी सॉरी 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 कॉर्फू चैनल केस नहीं कॉर्फू चैनल केस बात करता है ओमिशंस की। जो इंटरनेशनल ट्रीटी की बात कर रहा था वो है हमारा रिपैट्रिएशन फॉर इंजरीज केस, यानी कि या तो कॉर्फू चैनल आपको आता हो या फिर रिपैट्रिएशन वाला केस आपको आता हो, तो आप एलिमिनेट करके, अगर बाकी दो आपको आते भी नहीं थे, आप ऑप्शन ए तक आ जाते। बिकॉज बी का वन शायद इसी ऑप्शन में है। बी कॉर्फू चैनल किसकी बात कर रहा है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओमिशंस की, और काफी फेमस केस है कॉर्फू चैनल केस, यानी कि अगर आपको एक भी केस इसमें से आता रहता तो ये हो जाता। खैर ये जो तीन सवाल लगातार थे ये आपकी बस मेमोरी चेक कर रहे थे। एक और केस लॉ का सवाल आएगा, तो इन तीन से घबरा कर ये गलत हो भी है, घबराना नहीं है। अगर छोड़ के आ गए तो अच्छी बात है, ये कट ऑफ कम करने वाले सवाल होते हैं। नेक्स्ट, ये काफी ओपन एंड शट क्वेश्चन था कि किस नाम से दिख रहा है कि किस कन्वेंशन में बेसिकली हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे सवाल था कि पीएचडी कहाँ से की है, जामिया ऑप्शन था तो जामिया लगा दिया, सिमिलरली ये, ठीक है। आंसर इज वियना कन्वेंशन, जस्ट इन केस। रिप्राइजल क्या होते हैं, रिप्राइजल ऐसे एक्ट को बोलते हैं जो कि अगर आप नॉर्मली करते तो वो अनजस्टिफाइड होते, रेदर इलीगल होते, लेकिन आपने किसी वजह से किए तो लॉफुल हो गए। जैसे मान लो आप कोई भी कंट्री किसी की प्रॉपर्टी को चोट नहीं पहुंचा सकती है, मतलब किसी और कंट्री की प्रॉपर्टी कुछ भी, लेकिन अगर उस जगह से, जैसे ईरान का मानना है कि जो कतर के एयरबेस है वहां से उस पर हमला हो रहा है, इसलिए वो कतर के एयरबेस को अटैक कर रहा है, यानी कि अगर वो बिना किसी रीजन के अटैक करता तो वो क्या होता, अनलॉफुल होता। लेकिन अभी क्या कर पा रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो, क्यों, क्योंकि उनका मानना है वहां से उनको अटैक हो रहा है इसलिए हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे एक्ट को क्या बोलते हैं हम, रिप्राइजल्स। ऐसे एक्ट विच आर अदरवाइज अनलॉफुल बट जस्टिफाइड इन सर्टेन सिचुएशंस। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज विच केस एस्टैब्लिश प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में मैंने कराया था आपको, वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को पार्ट बनाया था इंडियन लॉ का बेसिकली। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात हो रही है,
क्लोजर एंड रेगुलेशन बेसिकली सेक्शन 5 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ये। कुछ लोग कंफ्यूजन में सेक्शन 3 लगा कर आएंगे, 3 इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि 3 में नहीं, सेक्शन 5 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि कब कोई भी स्टेट रेगुलेट कर सकता है या फिर बंद कर सकता है इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट इज एनजीटी। एनजीटी इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही बात है बिल्कुल। क्यों कर रहा है? क्योंकि सेक्शन 20 में दिया हुआ है कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, और ये प्रिंसिपल किस चीज के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इसीलिए बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वही मैच द फॉलोइंग वाला हो गया। इसका अगर आपको एक भी आता है तो भी हो जाएगा। देखिए, बेसल कन्वेंशन ऑलमोस्ट सबको याद है, आपको होनी चाहिए याद, हजार्डस वेस्ट के ऊपर आई थी, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो शायद 8वीं क्लास से बच्चों को याद होना चाहिए होता है, किस लिए था? ओजोन के लिए। सो किस चीज मैंने 1 का बी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको बाकी दोनों आती भी नहीं है तो भी आपने 2 करके सॉल्व कर लिया, राइट, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल इज ओजोन लाइक, ठीक है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, एज पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट किस पर्सन को बेसिकली अप्रूवल लेना है एनबीए से? ये अप्रूवल लेना होता है फॉरेन नेशनल्स को। जो वर्ड यूज हुआ है नॉन सिटीजन्स, तो नॉन सिटीजन्स एक्ट में वर्ड यूज हुआ है, इससे हम क्या निकालेंगे कि फॉरेन नेशनल्स की बात हो रही है। एज सच फॉरेन नेशनल वर्ड यूज नहीं हुआ है, वर्ड यूज हुआ है नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स कौन होंगे? ऑब्वियसली फॉरेन नेशनल्स। तो अगर फॉरेन नेशनल को एक्सेस करना है किसी बायोडाइवर्सिटी सोर्स को, तो उन्हें पहले से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। Which section of IT Act punish for hacking? नहीं, 65, ठीक है। नेक्स्ट इज which section provide safe harbor for intermediaries? जो इंटरमीडियरी होते हैं यानी कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, या फिर कोई भी इंटरमीडियरी है, उसको किस सेक्शन में प्रोटेक्शन मिलती है? ये आपका जो आपने पहले आंसर किया था वो सेक्शन 79, इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट, इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? क्या नहीं है? सेक्शन 65 अभी बात की थी हमने, किस बारे में बात करता है? हैकिंग, सो इट इज करेक्ट, ठीक है, हैकिंग हो रही है। 66 की बात करता है वर्ड्स में प्राइवेसी की, ये भी सही है। 7 और 7A 7B दोनों बात करते हैं ऑब्ससीन कंटेंट की, ये भी सही है। बट सेक्शन 72 साइबर टेररिज्म की बात नहीं करता है। साइबर टेररिज्म में सेक्शन है 66F, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लास्ट, सेक्शन 72 डज नॉट टॉक अबाउट साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट इज बताइए, इजी है, एग्जैक्टली, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, सेक्शन सी। असर्शन रीजन बताइए। एक्चुअली दोनों सही है, ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन वो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो बोथ आर करेक्ट, बट रीजन दोनों फैक्ट है, एक्सप्लेन नहीं कहता कि दोनों फैक्ट है, वो दोनों सही फैक्ट है, बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो बोथ आर करेक्ट, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्लोर वेज। एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, इस बार लेबर लोग पुराने ना पूछ के जो नए कोड आए हैं उनसे सवाल पूछे। फ्लोर वेज इज बेसिकली मिनिमम वेज, तो ये कौन अपॉइंट करता है, कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेबर कोड जिसने बनाया वही फिक्स करेगा, बेसिकली सीधी सी बात है। हर स्टेट की यूनिफॉर्मली फिक्स कर देंगे वो, सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर है। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एप्लीकेबल होगा ये एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, तो कितने लोग होने चाहिए? पहले 100 वर्कर्स होते थे, अगर 100 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में हैं तो वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगते थे, लेकिन एज पर द न्यू कोड्स द मिनिमम कंडीशन इज 300 वर्कर्स। तो अगर 300 वर्कर्स होंगे तभी स्टैंडिंग ऑर्डर्स एप्लीकेबल होंगे। सो इसका आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए, पहला सही है, वेजेस की बात हो रही है तो कोड ऑफ वेजेस में ही होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात हो रही है, ट्रेड यूनियन में होगा। सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, गिग वर्कर्स, ठीक है। डी इज आंसर, क्योंकि जो बोनस वाला पार्ट है ना, वो भी कोड ऑन वेजेस में। बोनस किस चीज में मिलता है? वेज पर ही मिलता है, तो बोनस इज आल्सो ऑन द कोड ऑन वेजेस।
सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट इज विच कोड डील्स विद इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स? नहीं, ओएसएच कोड। इसमें बेसिकली वैसे ओएसएच कोड में वो वाले एक्ट आते हैं विच टॉक्स अबाउट सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, माइग्रेंट लेबर एक्ट हो गया, और इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो गया। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, ओएसएच कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड जो हेल्थ बेसिकली वो कोड। नेक्स्ट इज अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, आईआर कोड के अंदर अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आपको नोटिस देना होगा। वो नोटिस कितने दिन का देना होगा जी? 14 डेज। यूजुअली ना 14 डेज की नोटिस चलते हैं, आपने कहीं भी देखा होगा। यूजुअली कुछ एक्सेप्शनल जो केसेस हैं, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ केस ज्यादा संगीन है तो ज्यादा, इसके अलावा कम या ज्यादा हो सकते हैं नोटिस, लेकिन यूजुअली लॉ के अंडर जो नोटिस दिया जाता है 14 डेज का आता है यूजुअली। तो अगर आपको नहीं भी लगता था आप इसके थ्रू लगा सकते थे। सो आंसर इज बी, 14 डेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर की ऑफ द पेपर ऑफ जामिया एलएलएम 2026। पेपर मॉडरेट था, हम इसे इजी भी नहीं कहेंगे, टफ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे और कुछ बहुत आसान थे। बट जैसा कहा जा रहा है कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन था वो थोड़ा ज्यादा टफ था। तो जो कट ऑफ है वो 80s में होवर करेगी आपकी। लाइक इफ यू आर इन द 80s यू कैन कंसिडर योरसेल्फ कि आपके लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। एंड एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, और इवन इफ आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है, तो हम एमएलएस में फ्री इंटरव्यू की कोचिंग कराएंगे आपको फॉर जामिया एलएलएम। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनको लग रहा है कि उनकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी या फिर आफ्टर रिजल्ट उनकी इंटरव्यू कॉल आ जाती है, सो दे मे कॉन्टेक्ट एमएलएस कोचिंग। एंड यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराई जाएगी सो दैट यू मे क्रैक दिस एग्जाम। सो लाइक ये आपके आंसर की आप मैच कर लीजिए क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव से भी आपको आइडिया हो जाएगा, एंड रिजल्ट भी होपफुली विद इन अ मंथ आ जाएगा। सो आफ्टर रिजल्ट जो भी आपकी तैयारी होगी फॉर इंटरव्यू वो आपको एमएलएस में फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। सो इफ एनीबडी ऑफ यू वांट टू डू इंटरव्यू ट्रेनिंग, सो दे मे कॉन्टेक्ट द ऑफिस ऑफ एमएलएस कोचिंग अकेडमी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन। लेट्स एंड द सेशन। अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर और भी कोई क्वेरी हो तो दे में कॉन्टेक्ट द एमएलएस ऑफिस और दे में आस्क मी। ठीक है, कोई भी किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो या फिर और कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग इंटरव्यू या फिर फर्दर किसी एग्जाम की, चाहे एलएलएम ऑफ एएमयू हो, आईएलआई का एलएलएम हो या फिर क्लैट हो, ठीक है, सो दे में कॉन्टेक्ट द एमएलएस कोचिंग।